मैं कुलदीप दलेर मोहाली तो तुहाडे नाल जुड़िया है। अज इत्थे एक फंक्शन रखा गया डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के जन्मदिन नूं लैके एक फंक्शन रखा गया। इस फंक्शन के वक्-वक् कानूनों बारे जानकारी दी गई है। इस संबंध में असीं इत्थे पहुंचे हैं तो बहुत सारे जिहड़े विद्वान ने वो अपना पक्ष लेके इत्थे पहुंचे। तुहाडी गलबात करावांगे। कुलदीप दलेर मोहाली, धन्यवाद सर। अज प्रोग्राम लिखिया किस संबंध में आया? अज का जोड़ा प्रोग्राम ही बाबा साहब की जी एनुअल एनिवर्सरी आती है, ये बर्थ एनिवर्सरी है। ये एनिवर्सरी है 134वीं एनिवर्सरी असी डॉक्टर BR अंबेडकर मिशनरी वैलफेयर एसोसीएशन वालों अं मना रहे हैं। जिहदे साडे जिहड़े चीफ गेस्ट सी डॉक्टर सुनील कुमार सुमन वर्धा यूनीवर्सिटी हिंदी के प्रोफैसर ने, उन्होंने असी खास तौर पर इत्थे उचेचे तौर पर अज असी उन्होंने बुलाया ताकि एक बाबा साहब का बहुत ही वधिया मैसेज जोड़ा वो दे के अज जा रहे हैं। तो जी जिन्ने भी साढ़े ऑडियंस ही उन्होंने सारा ही उन्होंने सलाया है, उसकी प्रशंसा की है। और उन्होंने ये भी गल कही है भई जो अज मैं मैसेज दे के चलिया इस मैसेज नूं फॉलो जरूर करो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां का भला होगा। ठीक है। तो मैं भी अपनी एसोसीएशन एज ए फाउंडर मैंबर है, फाउंडर चेयरपर्सन है। मैं अपने जिन्ने भी अज साडे इत्थे पब्लिक आई ऑडियंस आए जां साडे मीडिया पर्सन आए, मीडिया भाई आए हैं, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जी। जय भीम, जय भारत। इस धरती पर फिर से बेईमानों का सर्वनाश करो, फिर से सर्वनाश करो। बनके क्रांतिकारी लड़ना होगा भारत के गद्दारों से और मनुवाद की नींव हिला दो केवल जय भीम के नारों से, केवल जय भीम के नारों से, केवल जय भीम के नारों से। साथियों, सीधी कविता से जोड़ते हैं कि आज जो हमारे लोग बैठे हैं जितने पंडाल में, और मैं भी खड़ा हूँ, सब बाबा साहब के ऋणी हैं। तो इस ऋणी के चुकाने के लिए एक छोटी सी रचना प्रस्तुत की है कि हे महापुरुषों के ऋणी जवानों, ऋण को तुम्हें चुकाना है और चिर निद्रा में सोए सोचतों को फिर से तुम्हें जगाना है, फिर से तुम्हें जगाना है। जिस देश में पूजा जाति की मेहनत कस्बा खाने में और लोकतंत्र का गला घोंटते दुष्ट सत्ता के हथियाने में, लोकतंत्र का गला घोंटते दुष्ट सत्ता के हथियाने में जात पात का जनता दीपक तुम्हें बुझाना है। हे महापुरुषों के ऋणी जवानों, ऋण को तुम्हें चुकाना है, चिर निद्रा में सोए सोचतों को फिर से तुम्हें जगाना है। बात रखूंगा, एक भी मिनट ज्यादा नहीं रखूंगा। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हिंसाएं हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, ये साहब कांसी राम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, साडे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया। गुरु रविदास जी का एक इशारा सी, जो शहद का छत्ता हुंदा, शहद के छत्ते विच 5 प्रकार दी मक्खियां हुंदियां। सानू लगदा भी इक्को प्रकार दी ने। मैं भी ट्रेनिंग भी लई हुई है बचपन दे विच। सब तो पहली मक्खी होती है जिन्होंने कहते आप रानी मक्खी, जो छत्ते की राजा होती है। दूजी होती है ड्रोन, जो बच्चे पैदा करती है। तीजी मक्खी इंजीनियर मक्खी होती है, जो छत्ता तैयार करती है अंडे बच्चों लिए शहद लिए। चौथी मक्खी होती है सैनिक मक्खी। पंजवीं मक्खी होती है जी मक्खी शहद लेके आती है। पंजा का अपना अपना काम है, पर वो मिलजुल के रहंदे ने। और कमाल की गल है कि जिहड़ी भी मक्खी उहदे च घट हुंदी है, मर जाती है या लूज हो जाती है या किसी रूल फुल जाती है, उसकी जगह दूजी मक्खी फिर पैदा कर लेंदी है। भावें रानी मक्खी पैदा करनी पवे, भावें ड्रोन पैदा करनी पवे, वो तां हो सकता जो छत्ता कायम हो। जे शहद की मक्खियां का छत्ता कायम रहा तो हर चीज पैदा होएगी। जे छत्ता टुट गया तो कुछ भी नहीं रहना। बस यही इशारा काफी है समझदारां लई, ये छत्ता टुटन नहीं देना मिशन का। पर की कुर्बानी होवे। जय भीम, जय भारत। मेरे नाल अज एक होर बहुत
साडी कौम के बहुमुल्ले हीरे माननीय श्री बीपी गौतम जी जो साहब काशीराम जी के सेक्रेटरी रहे हैं, दिल्ली ऑफिस सेक्रेटरी रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, पार्टी के कैशियर भी रहे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की और एक बंदे पंजाब पुलिस चक के लियाई सी। वो यही इंसान है जिन्होंने नाल बहुत उस्ताद हुआ पंजाब की पुलिस ने। गौतम साहब मेरे नाल खड़े इस स्टेज के ऊपर, अज अचानक ही मेरे नाल आए हुए सी। ये महान हस्ती भी अज इस समय हाजिर है। मैं इन्होंने शुक्रगुजार करता हाँ आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय साहब जो प्रोग्राम कराया जा रहा है किस संबंध में कराया जा रहा है? ये बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर वैलफेयर सोसाइटी मोहाली वालों कराया जा रहा है जी। हाँ सर, डॉक्टर साहब का जन्मदिन है अज ते ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, किस गल ਤੇ डिस्कशन होना चाहिए ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ डिस्कशन होना चाहिए ਸੀਗਾ? क्योंकि ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮदिन है ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮदिन ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 364 ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਜਨਮदिन ਗਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। नहीं चलो वो नचना तो ठीक है, नचना को मन का चाहो, पर लेकिन ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। 70% ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22.5% ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਚੋਂ 52% ਉਹ ਹੈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ, 36-37 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸੀਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਸੀਹਾ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ?
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ? 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ? ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अच्छी बात है कि पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनके संदेश थे, जिस तरह का समाज वो चाहते थे, जैसा वो देश बनाना चाहते थे, उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। खासतौर से जो सरकारी आयोजन है वो एक तरह से रस्म निभाने के लिए है, और वोट बैंक का मामला ज़्यादा है, पॉलिटिक्स का मामला ज़्यादा है। ठीक है, जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे मोहाली का जो आयोजन है, ये लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाने का तभी मतलब है जब वो उनके विचार लोगों के बीच में जाए। और बाबा साहब को जो सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया कि वो दलितों के मसीहा थे, वो दलितों के मसीहा नहीं थे। उन्होंने सारे समाज के लिए काम किया, किसी समाज को पीछे ले जाने की बात नहीं की, औरतों के लिए इतना काम किया। तो जितना बाबा साहब दलितों के मसीहा है, उतना ही गैर दलित और जो सवर्ण समाज है उनके भी मसीहा है। लेकिन केवल जाति की वजह से उनको एकदम लिमिट में रखा गया। और इस देश ने एक तरह से कहा जा सकता है कि इतने बड़े आइडियोलॉग को, इतने बड़े फिलोसफर को, इकोनॉमिस्ट को एक तरह से इग्नोर किया लंबे समय तक। आज ज़रूर लोग मान रहे हैं, लेकिन उसमें राजनीति ज़्यादा है, उसमें उनको स्वीकार करने का कि जो फीलिंग है वो कम है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये समाज, ये देश अगर अम्बेडकर को स्वीकार करता, अम्बेडकर के विचारों को मानता, तो ये देश और समाज बहुत आगे होता, क्योंकि वो समय से बहुत आगे थे। उस ज़माने में जिस तरह की बातें उन्होंने की, जिस तरह के काम उन्होंने किए, जैसे संविधान बनाने में उनका जो योगदान था, या हिंदू कोड बिल के लिए जो लड़ रहे थे, आज वही हिंदू कोड बिल लोग धीरे धीरे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप 50 के दशक में वो हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं। तो वो महापुरुष कितना समय से आगे था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय से कितना आगे सोच रहे थे। तो अगर हम सच में उनके विचारों को माने, बाबा साहब के विचारों को समझें, तो मुझे लगता है ये देश ज़्यादा वैज्ञानिक होगा, ज़्यादा तार्किक होगा, और दुनिया के दूसरे देशों से हम मुकाबला कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ देखते हैं? देखिए, क्या है कि अभी जो सरकार है वो बाबा साहब की विरोधी तो है ही, वो डेमोक्रेसी की भी विरोधी है, और अभी जो सरकार है वो विज्ञान विरोधी है, और मैं कह सकता हूँ ये एंटी ह्यूमन, मतलब मनुष्यता विरोधी है। क्योंकि जिस तरह से खून खराबा, कत्लेआम और दंगे फसाद और ऊंच नीच जिस तरह से बढ़ता जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं कि लोग कर रहे हैं, सरकार की बैकिंग है। चाहे उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी आप देख लीजिए, तो सरकार ही चाहती है, मतलब सरकार के लोग इसमें शामिल हैं कि देश में अशांति फैले। और दूसरी तरफ सरकार सारा कैपिटलिस्ट को बेचने में लगी है, पूरा पूंजी बेचने पूंजीपतियों को दे रही है। तो एक तरफ जो है गरीब लोगों की दुर्दशा है, दलित समाज के लोगों की दुर्दशा है, और जिस तरह से आरक्षण को नष्ट किया जा रहा है, कुल मिलाकर संविधान को जो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि संविधान कमज़ोर हुआ तो जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, जो औरतें हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और जो सवर्ण तबके भी लोग हैं उनका भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो सरकार पूंजीपतियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने में लगी। इसलिए आप देखेंगे तमाम सारी सरकारी कंपनियां, एयरलाइंस, बैंक, ये सब धीरे धीरे लोग बेचने में लगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ अत्याचार नहीं होंगे? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी 3 बार 4 बार जो बहन जी थी, उस समय दलित अत्याचार काफ़ी खत्म हुआ, और लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में उसका असर रहा। अब पिछले 2 बार से जो सरकार है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है, लगातार ही अत्याचार की घटनाएं, खुलेआम दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं।
इतने हमले नहीं होते थे। तो जो पॉलिटिकल पावर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और बहन जी जब भी मुख्यमंत्री थे साहब काशीराम थे, अगर सच में ये केंद्र में ऐसी सरकार हो तो ज़्यादा जो है लाभ होगा दलित समाज का भी, और जो दूसरे लोग हैं उनका भी लाभ होगा। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਣਪੇ नहीं है कि ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ योगी जी मार रहे हैं, ये किन्होंने मार रहे हैं फिर? देखिए क्या है, योगी जी जो है जिस ट्रेडिशन से है या जिस पार्टी में है, वो लोग झूठ पे ही उन लोग की राजनीति चलती है। नहीं जी, मौतें हो रही हैं, गलत हो रही हैं जी, बिल्कुल गलत हो रहा है, बातें झूठी बातें हैं। इस कारखाने चलते हथियारों के गलत चल रहे थे। कौन से कारखाने? हथियारों के कारखाने चलते सीगे वो कि अगर कारखाने चल रहे हैं तो ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन है ना, कि सरकार क्या कर रही थी। उसका जो है पूरा उसका जो गुप्त उसका जो एकदम जो IB है, CID है, बहुत सारी ऐसी इनकी संस्थाएं हैं, CID ये लोग क्या कर रहे थे। तो अगर कोई कारखाने चल रहे हैं तो शर्म की बात है ना, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मायावती के राज में चल रही, मायावती के राज में तो सबसे ज़्यादा अगर प्रशासन था टाइट तो बहन जी के राज में था। और गुंडे मवाली लोग सब लोग जो उसमें तो नारे ही लगते थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में सबसे कम अगर अपराध हुआ और सबसे सख्त कोई मुख्यमंत्री रहा तो बहन जी ही रहे। तो आज क्यों करे बैठे फिर जी, आज क्यों घर पे बैठे हैं अगर उन्होंने इतना काम किया? जी, देखिए क्या है कि ये राजनीति है, इसमें हार जीत चलती रहती है, और झूठ और फरेब ज़्यादा। भाई आपका देश गुलाम भी हुआ, ठीक है ना, अब कहेंगे क्यों गुलाम हुआ, क्योंकि कारण होते हैं, लोग फंसते हैं चीज़ों में और इतनी झूठी चीज़ें फैला। मीडिया है इनके पास, फिल्म है, इनका पूरा तंत्र है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे लोग लगे हैं झूठ फैलाने में, धारा प्रवाह झूठ फैलाने में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग कमज़ोर होंगे। भाई आप जैसे जो छोटे छोटे चैनल हैं, आप हमारी बातचीत कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो ये सब चीज़ तो दिखाएंगे ही नहीं। वो तमाम झूठी चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, झूठी बातें लोगों तक फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, समाज को और ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है कि जो समाज आगे आया है, देखिए कमियां होती हैं, उनकी भी कमी रही होंगी, और राजनीति और समाज में अंतर होता है। राजनीति क्या है, वो चुनाव लड़ना, इक्वेशन से आप चुनाव लड़ते हैं, इक्वेशन से जीतते हैं। तो जिसका इक्वेशन चल गया वो जीत गया। आपका मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार आ जाए सेंटर में तो क्या भारत की स्थिति बदल सकती है या बदल जाएगी? भारत की स्थिति बदलेगी ही इससे। जो अम्बेडकरिज्म को मानने वाले अगर लोग सरकार में आए तो भारत की स्थिति उसी से बदलेगी, चाहे वो केंद्र में हो या किसी राज्य में हो। एक बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर सच में केंद्र में अगर सत्ता आती है तो ये सारे लोगों के लिए, ये नहीं कि केवल दलित के लिए, आदिवासी के लिए, OBC के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक नए पथ पे ये देश आगे बढ़ेगा, और ये जो है वो प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, झूठ फरेब में नहीं फंसेगा। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं की। क्यों नहीं की? ਤੁਸੀਂ पंजाब ਚ आके स्टडी नहीं है थोड़ी? नहीं, देखिए हमारे पास जितना समय था हम सारी चीज़ तो नहीं बात कर सकते इतना। हमें जयंती के अवसर पर फोकस करना था। देश के सारे पॉलिटिकल सोशल इशू में बात नहीं कर सकता हूँ इतने कम समय में। बहुत सारी बातें, क्योंकि स्टेट इतने सारे हैं तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं आ सकती। कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਤਲੇਆਮ, ਹੁਣ ਵੀ एनकाउंटर हो रहे हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। तो वो क्यों हो रहे हैं, इन्हें कदों पैदा हुए हैं? ठीक है, वो तो अब पंजाब की अपनी समस्या, पंजाब के पूरे भारत में गल करता हूं। ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। हर देखिए देश में तो खूब हत्याएं हो रही हैं, खूब बलात्कार है, खूब अत्याचार हो रहे हैं। तो जहाँ जिससे जितना संभव है वो बोल सकता है। हम इसका कंपेरिजन नहीं करेंगे कि वहाँ पे आपने क्यों बोला, यहाँ पे क्यों नहीं बोला। जहाँ भी जिसको दिख रहा है अन्याय अत्याचार वो बोले, इसके खिलाफ लड़े, बात करे। क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, और कहीं भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, पंजाब हो या कोई भी हो, तो वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। जो जनसंख्या साडी जनसंख्या है, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, BJP ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ? नहीं समझा, हिंदी थोड़ा बोली है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं कि साड़ी ਜਿਹੜੀ लड़ाई है, हाँ, वो लड़ाई BJP के साथ है, वो कांग्रेस के साथ है, किसके खिलाफ लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई है ये, बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई है। अम्बेडकरिज्म की जो लोग हैं वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी का मतलब नहीं है।
क्योंकि कोई भी पार्टी अगर गलत विचारधारा को लेकर आती है तो उससे हमारा विरोध है। अगर हमारी पार्टी भी लेकर आएगी तो हमारा उससे भी विरोध होगा, क्योंकि अंततः अगर हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरिज्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम डेमोक्रेसी को, हम जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को, इसको इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। हमारी आइडियोलॉजी में औरतें आगे रहेंगे, हमारी आइडियोलॉजी में जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं वो आगे रहेंगे। तो कोई भी पार्टी जो ऐसी नहीं है, वो जाहिर सी बात है हमारा उनसे मतभेद है। मामला केवल बीजेपी का नहीं है। बीजेपी क्या है? बीजेपी एक विचार है, अगर वो विचार दूसरों में होता है तो वो भी खतरनाक है। जो तो वही विचार हमारे में होएगा तो वो खतरनाक होगा। हमारे में इसलिए नहीं होता कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। दलितों के पास है क्या इस देश में? छोटी मोटी नौकरी भी कुछ मिल गई है, लोगों को लगता है बहुत मिला, कुछ नहीं मिला है। कहाँ दलित कितने जो अडानी अंबानी इस देश में नहीं है। तो हम ये लोग दलित कर क्या सकते हैं? नहीं कर सकते। उतना कोई क्रूएल हो ही नहीं सकता, वहाँ तो जा ही नहीं। जितना संघर्ष पंजाब में हो रहा है जी, उतना और कहीं देखा आपने? हर जगह अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ तो खाने के लाले हैं, वहाँ तो किसी को भी पुलिस जाके किसी भी औरत को पकड़ के रेप कर डालती है और उसको नक्सली घोषित कर देगी, बच्चों को मार दे रही है। ये पंजाब में भी हुआ ना? खेत जला दे रही है, झोपड़ी जला दे रहे हैं लोग। तो वहाँ तो है, तो पंजाब में हो या छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी हो रहा है गलत है ना। एक आइडियोलॉजी ये भी है ना कि अगर आप 84 में बोलते, इकट्ठे होके बोलते कि अत्याचार हो रहा है, पूरा भारत तो बोलता, तो आज शायद ये ना होता, या कि वहाँ पे ईसाइयों के साथ ना होता, जम्मू में हिंदुओं के साथ ना होता, गुजरात में मुसलमानों के साथ ना होता। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या, हम बोलते नहीं है। ये बात ठीक है कि किसके साथ भी अन्याय हो, किसी भी समुदाय का हो, तो दूसरे लोग को भी साथ में बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि हमारे साथ हो रहा है तो हम बोलेंगे, दूसरे साथ नहीं बोलेंगे। कहीं भी कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं वो उनके साथ खड़े हों। जो भी शोषित की समझ में क्या आया है कि जो हम किसी भी स्टेट में संघर्ष कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है अब तक? नहीं, आप पॉलिसी को, कोई भी संघर्ष जो करता है पॉलिसी को लेकर करता है कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी है जो लोगों के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन लगता है कि भारत की पॉलिसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो बना नहीं। देखिए, जो लोग मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई कई तरह की है। सारी लड़ाई को एक तो हम कहेंगे नहीं कि पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है या जो है आइडियोलॉजी को लेकर, कहीं आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई है, कहीं धार्मिक कर्मकांड को लेकर लड़ाई है, कहीं जो हक के लिए लड़ाई है, कहीं पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी उसके खिलाफ लड़ाई है, कोई फेलोशिप के लिए लड़ रहा है। प्रोपेगेंडे होते हैं ना सरकारों के, तो मतलब लड़ाई को कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडे होते हैं, समाज को तोड़ने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। हाँ, होते हैं सर, वो प्रोपेगेंडे भी होते हैं, लेकिन पता चलता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक इसको नहीं समझती, पब्लिक समझती है। बहुसंख्यक जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं, जिसको उन्होंने अपने उसमें जाल में फंसा रखा है। किसान आंदोलन हुआ, 2 साल चला किसान आंदोलन हमारा। हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, हरियाणा के बॉर्डर अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे एक लड़का बॉम्बे से आया है और यहाँ पे पंजाब में आके उसने स्टेजें आपकी जैसे करने लगे हैं। शायद आप जानते होंगे, दीप सिद्धू की मैं बात कर रहा हूँ। वो बोलते थे कि हमारी सरकार जो लड़ाई है वो भारत सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है। आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि कौन सी बात है। ये जो उन्होंने बोला कि ये, अगर आप ये समझ रहे हो कि हमारी, देखिए, वो जो प्रोटेस्ट कर रहा है तो ठीक है, आप समझ गया। जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है, सबके अपने मुद्दे होते हैं और वो अपनी बात को कहते हैं, ठीक है ना। यही मैंने कहा ना कि अलग अलग तरह के फाइट है, अलग अलग तरह के रेसिस्टेंस, अलग तरह का प्रतिरोध है, क्योंकि समस्याएं तमाम लोग ग्रस्त हैं। देश में तमाम जनता जो है ये सब अलग अलग क्षेत्रों में लोग ग्रस्त है। और ये सही बात है कि जो जहाँ भी अन्याय हो वहाँ लोगों को खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए, साथ में आना चाहिए, यही जरूरी है। बाबा साहब के पूरे जीवन का संदेश ही यही। बाबा साहब तो इंडिया में है ना जी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो कोई कहीं बैठा है, मेमोरी कमेटी बैठी है, वो बना रही है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज, बड़े लेवल पे बात। जैसे आप मान लीजिए ट्रम्प ही आजकल आ गया, जैसे टैरिफ लगाया, तो अब तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उसका असर हुआ। हो सकता है मंदी आ जाए, पूरी दुनिया के लोग बर्बाद कर देंगे, तो पूरी दुनिया के लेवल पे विरोध होगा। अभी जैसे वो एलन मस्क के खिलाफ विरोध हो रहा है, ट्रम्प के खिलाफ भी विरोध है, ट्रम्प के मंत्री उसको लेके बोल रहे हैं। तो लोग फाइट करते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने वालों की ताकत कितनी है इंपॉर्टेंट है। जब तक वो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं बनेगा तब तक हम सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि हमें अलग अलग फ्रंट ना बना के एक फ्रंट पे ही लड़ना चाहिए, चाहे धार्मिक चाहे कोई? वो संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, एक फ्रंट पे क्या जरूरत है। आप आइडियोलॉजी को लेकर लड़िए, आप मुद्दों को लेकर लड़िए, आप अपनी बात कहिए। जो जाएंगे सरकार वो
ताकत बनती है, क्योंकि वो संभव नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म बना के हम लड़े। जहाँ संभव होता है वहाँ लोग करते हैं, प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, लोग को आगे आना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्थानीय कोई मुद्दा है तो अलग अलग न लड़के सब लोग एक साथ लड़ें, लेकिन पूरा देश एक जगह इकट्ठा होगा कई बार ये नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है तो कम से कम आजकल सोशल मीडिया का समय है, कंसर्न होता है लोगों का, लोग लिखते हैं, लोग बोलते हैं और बातें फैलती हैं। अब तो पूरी दुनिया के लेवल पर फैल रही है। जैसे बाबा साहब की जयंती है तो केवल यही नहीं मनाई जा रही है, न्यूयॉर्क में कहाँ सब पूरी दुनिया मनाई जा रही है। बात ये है कि कुर्सी के लिए तो बाद में लड़ा जा सकेगा, अगर भारत रहेगा तभी लड़ा जाएगा, करेंगे ना राज। अगर भारत ही ना रहा तो राज कहाँ करेंगे? देखिए, सारी लड़ाई साथ ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे पहले इसको हम सुधार लें तब कुर्सी लें, ऐसा नहीं होता है। आपको सारे लड़ाई पैरेलल, आपको धार्मिक लड़ाई भी लड़नी होगी, कल्चरल भी करना होगा, सोशल भी करना होगा, पॉलिटिकल भी करना, ये सब पैरेलल आपको एक साथ चलाना पड़ेगा, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो सब फ्रंट पे काम कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिकल भी काम कर रहे हैं, वो रिलीजियस भी काम कर रहे हैं, वो पूरे कर्मकांड विश्वास भी फैला रहे हैं, वो झूठ भी फैला, एक साथ तो कई फ्रंट पे काम कर, क्योंकि उनको उसी से सत्ता बनानी है, इसी से उनकी सत्ता बच पाएगी। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी अलग अलग फ्रंट पे काम करना होगा, और अंततः सबका उद्देश्य वही है कि एक अच्छी दुनिया बने, एक अच्छा भारत बने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित हो। इसी से भारत बचेगा। जो संविधान के अनुसार देश चलेगा तभी भारत बच पाएगा। ठीक।